नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा विषय इतिहास के जो क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस संबंध में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं जीएस खंड का, जिसमें एक क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तक के जो था उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आप अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इतिहास खंड का ये वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास जो सेट है वो बी है। तो इसमें 80 क्वेश्चन आए हैं इतिहास के, है ना। आप जानते ही हैं कि 80 क्वेश्चन इतिहास के हैं और 40 क्वेश्चन जीएस के हैं। टोटल है 120 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है कि बंगाल के किस शासक ने कहा था यदि अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। तो देखेंगे इसका सही आंसर है डी, अलीवर्दी खां। ये हमें ध्यान रखना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था। तो देखेंगे इसमें राष्ट्रकूट शासक है अमोघवर्ष, जो यही इसका सही आंसर है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखेंगे पहला दिया है अमरदास, दूसरा दिया है अंगद, तीसरा दिया है रामदास और चौथा दिया है अर्जुन देव। तो देखेंगे इसका पहला जो क्रम अगर होगा तो अंगद जो है वो पहले नंबर पे आएंगे। अंगद जो है वो पहले नंबर पे आएंगे। अंगद है पहला। फिर देखेंगे आप रामदास, सॉरी अमरदास दूसरा, रामदास तीसरा और चौथे नंबर पे अर्जुन देव। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा? तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का मुझे आंसर मिला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें लेना है। जब मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें दे रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे आप कि जो लाल महल है, लाल महल बलबन सही है। दरबार महल होशंगशाह, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर देखेंगे जहाज महल, जहाज महल जो माडू का जहाज महल है वो सुल्तान महमूद प्रथम बनवाता है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है यही हमें ठीक नहीं लग रहा है। यानी कि इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा जहाज महल वाला, जिसमें गयासुद्दीन खिलजी दिया है, यही सही सुमेलित नहीं है। और लाल दरवाज़ा मस्जिद महमूद शाह, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यानी कि जहाज महल वाला ये सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। अगला है अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था। तो देखेंगे इसमें का सही आंसर कौन सा है। तो इसमें देखेंगे आप जो अबू मासर है, यही इसका सही आंसर है, अबू मासर, ध्यान रखना है। फिर अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 47। तो देखेंगे 47 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है त्रिलोचन पाल। कौन सा आंसर होगा इसका? त्रिलोचन पाल होगा, ये ध्यान हमें रखना है। ठीक है, फिर अगला चलते हैं। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? काशी को भारत का एथेंस किसने कहा था? वर्नियर ने कहा था। एक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ये है 48। ठीक है, सॉरी 47।
48 क्वेश्चन नंबर है ना। फिर अगला चलते हैं, अगला है 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये हमें ध्यान रखना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि ए बेगम, इधर एक सूची दी है, दूसरी तरफ सूची दी है, तो बेगम क्या होती थी? शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां होती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है, आप देखेंगे अगला जो इसका अगाह और फिर अगाचा दिया है ना, और फिर क्या दिया है? अगाह दिया, अगाचा दिया और ख्वाजा सर दिया है। तो अगाह क्या होते थे? अगाह जो होती थी वो अन्य जो पत्नियां होती थी, है ना, स्त्री जो कुलीन परिवार में ना जन्मी हो, तो वो उनको अगाह बोलते थे। फिर अगला चलते हैं, अगाचा, अगाचा उपपत्नी होती थी, और ख्वाजा सर होते थे गुलाम हिजड़े। तो इसका जो सही आंसर है वो हम बता देते हैं। सही आंसर कौन सा है इसका? इसका सही आंसर है, आप देखेंगे सी। सी इसका जो है सही आंसर होगा, सी। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया था? महादारी पद्धति को अपनाया था। तो इसमें देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है हमारा टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान इसका सही आंसर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, नाम लिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो देखेंगे नाम लिंगानुशासन जो पुस्तक है, ये दरअसल में अमरकोश का ही दूसरा नाम है ना, और अमरकोश की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। तो इसका सही आंसर है अमर सिंह। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो देखेंगे डच फैक्ट्री का जो प्रमुख था वो फ्रांसिस्को पेलसार्ड था। ये हमें ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, झील के क्वेश्चन नंबर 54 है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, तो कौन सा है? मेहरगढ़। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखेंगे राजराज प्रथम था। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, राजराज प्रथम। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया है 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर है 1928 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन, फिर है सी 1928 रमन प्रभाव का आविष्कार, और डी 1928 मदर टेरेसा का पहली बार भारत आगमन। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है बी, है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। देखेंगे श्लेष द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है ना, द्व्यर्थी में। तो देखेंगे ये इसका जो सही आंसर है वो है रामचरित, है ना। रामचरित जो है द्व्यर्थी में लिखा गया, यानी कि श्लेष के रूप में लिखा गया है। अगला चलते हैं, अगला है क्वेश्चन 58वां, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? है ना, तो देखेंगे वॉइस ऑफ इंडिया BM मालावारी। ये इसका सही आंसर है। अगला चलते हैं, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दिया गया है। तो देखेंगे इसमें यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक सर सैयद अहमद का सही है। ठीक है, ये सही है। फिर है यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो, ये भी ठीक है।
फिर देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है कर्नल अलकाट, ये भी ठीक है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये जो है ये सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है अकबर की विजय के संदर्भ में, अकबर की विजय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखेंगे उड़ीसा विजय जो अकबर की है वो 1590 की है, ध्यान रखना है 1590। और फिर सिंध विजय है ये 1591 की है ना, 91। फिर कंधार विजय जो है इसकी 1595 की है। और बलूचिस्तान विजय भी इसकी 1595 की है ना, 1595, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर कौन सा होगा ये हमें ध्यान रखना है। तो देखेंगे 1590 वाला कौन सा है, उड़ीसा फर्स्ट। फिर सिंध जो विजय है इसकी वो 1591 है, 2। फिर देखेंगे कंधार और बलूचिस्तान, यानी कि इसका जो सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, सी होगा। इसका सही आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। मेरे अनुसार से तो ये है जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। जो मैंने नेहरू बनाम सुभाष पुस्तक पढ़ी थी तो उसमें मुझे इस तरीके के जो है वाक्यांश लग रहा था कि शायद इसका ये आंसर हो सकता है ना, 61 का। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है किन शासकों के सिक्कों पर धर्मीय यानी कि धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है? तो देखेंगे 62वां जो क्वेश्चन है पहलव, तो इनके सिक्कों पर ही इस तरीके की जानकारी हमें मिलती है, जिनको पार्थियन शासक भी कहते हैं। अगला चलते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में आया है क्वेश्चन। शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना, ठीक है। उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे, ये भी इसका ठीक है। यानी कि दोनों ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही ठीक कथन हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 जो है, तो इसमें दिया है जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर, तो उसी के संबंध में जो चरण थे युद्ध के, तो उसी के बारे में बता रहा है कि पहले चरण में मिहिर भोज, ध्रुव और धर्मपाल, दूसरे में नागभट्ट, गोविंद तृतीय, देवपाल, और तीसरे में रामचंद्र, है ना, और अमोघ वर्ष और विग्रहपाल। तो इसका जो सही आंसर है, देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा देखेंगे वो ये है नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय, देवपाल, ये ठीक है। रामचंद्र, है ना, अमोघ वर्ष और विग्रहपाल, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2 और 3। ठीक है, पहला वाला गलत है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में क्या बातें हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखेंगे कि पूना जो सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1870 में, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की। फिर देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी होती है 1885 में। फिर देखेंगे आप ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी होती है 1866 में, है ना, 1866 में। फिर चलते हैं, फिर है मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की होती है 1884 में, 1884। तो कौन कौन से सही होगा ये हमें ध्यान रखना है कि भाई ईस्ट इंडिया का 66 है, यानी कि ईस्ट इंडिया वाला जो पहले आएगा। फिर आएगा कौन सा, पूना सार्वजनिक सभा आएगा, यानी कि
3 1, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा 4 2। तो देखेंगे 3 1 4 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो 3 1 4 2, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की। तो हमें इसका आंसर जो लग रहा है, हालांकि ये क्लियर तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ, तो बीजी तिलक इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। 67 क्वेश्चन नंबर क्या है, वो कह रहा है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो इसमें डेट पूछ ली गई है ना। तो इसमें डेट है 4 दिसंबर 1829, ये इसका सही उत्तर है। फिर पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। इसका मुझे नहीं मिला है, इसका जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो जफर खां की हुई थी। ठीक है, जफर खां जो है मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया था। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है महाबोधि वंश के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 70, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन काला अशोक का पुत्र नहीं था। तो इसका जो देखेंगे आप, कौन सा नहीं था, उग्रसेन नहीं था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कुटिल लिपि को अन्य नाम से कहते हैं सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। अगला चलते हैं 72वां क्वेश्चन है जो है। 72वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। जैन धर्म, तो देखेंगे कथन क्या है। ये कथन है जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया था। ठीक है, कारण दोनों में जीवों की हिंसा होती थी। देखेंगे आप, जो जैन धर्म है वो अतिशय अहिंसा पर बल देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, और ए और आर दोनों ही सही हैं, तथा ए की सही व्याख्या आर है। तो 72 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वां क्वेश्चन कहता है कि राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी। देखेंगे 12 रत्नी होते थे, है ना। तो उसमें से ये माना जाता है, जो दिया जाता है किताबों में, वो 3 रत्नी हैं। हालांकि इसमें 3 वाला कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो 4 रत्नी जो हैं वो महिलाएं होती हैं, ये मान लिया जाएगा। वैसे 3 होती थी। ठीक है, कितनी होती थी, 3 होती थी, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75वां। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। तो देखेंगे नागालैंड में हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि कर्ण वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर देखेंगे तो जो कर्ण वंश की स्थापना करता है वो वासुदेव करता है ना, ये ध्यान रखना है। ये इसका पहले पे आएगा, फिर इसका दूसरा शासक आएगा भूमिमित्र, फिर इसका तीसरा शासक आएगा नारायण, फिर चौथा शासक जो अंतिम शासक है वो सुशर्मन आएगा। ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होना चाहिए, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसका बी उत्तर सही है। ठीक है, बी उत्तर इसका होगा 76 का। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए,
एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखेंगे ये जो दिए गए हैं कि भाई डलहौजी ने किस तरीके से इन जो राज्यों को विलय किया था, तो उसी के बारे में बता रहा है। तो देखेंगे जैतपुर के जो है वो 1849 में है ना, 1849 में है, इसको विलय करता है। अब सतारा को करता है, सतारा वाले को करता है 1848 में करता है, ठीक है। और झांसी को 53 में करता है ना, 1853 में। और नागपुर को करता है 1854 में, 1854 में, ठीक है। तो इसका सही कालक्रम कौन होगा? सतारा आएगा, फिर जैतपुर आएगा, फिर झांसी आएगा और फिर नागपुर आएगा। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? बी उत्तर इसका सही होगा, बी ही इसका ऑप्शन सही है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है प्रसिद्ध वैद्य बागभट्ट की रचना है। तो बागभट्ट की रचना है अष्टांग संग्रह, बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 79, गुप्तकालीन बोबर पांडुलिपि संबंधित है। तो बोबर पांडुलिपि जो है आयुर्वेद से संबंधित है, यानी कि चिकित्सा से ये संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखेंगे कावेरी डेल्टा से संबंधित है। ये उसके उपजाऊ पन को दिखा रहा है कि इस तरीके से यहाँ की भूमि उपजाऊ होती थी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार कर लिया था? तो देखेंगे उस समय जो कन्नौज और बनारस का जो क्षेत्र था वहाँ पर गहरवाल शासक जयचंद था और इसको चंदावर के युद्ध में हराता है, ठीक है, 1194 वाले युद्ध में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? तो कब हुई थी? 18 जुलाई 1947 को हुई थी, ये ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 जो है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उदयगिरी शिलालेख दिया है, सामंत सनकानिक है, फिर सांची शिलालेख है, सामंत अमरकारदब है, फिर सी है उदयगिरी गुहा लेख मंत्री वीर सिंह साहब है, फिर देखेंगे आप कि बिल्सन अभिलेख सामंत चीरत दत्त है। तो इसका जो मुझे जो सही उत्तर लग रहा है वो उदयगिरी शिलालेख है, जो सही सुमेलित नहीं है ना, सामंत सनकानिक वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी फौज खास का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बेंचुरा और एलार्ड। वैसे इसका सही इसमें किताबों में मिलता है बेंतुरा मिलता है हमें, लेकिन इसमें दिया गया है, अब जब चूंकि हिंदी में जब इसको हम वो करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे तो बेंचुरा ही आएगा। इंग्लिश में सही दिया है बेंतुरा, है ना, तो बेंचुरा और एलार्ड। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रसफूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण को खोजा था? तो हैंडेक्स को उन्होंने प्राप्त किया था, है ना, पल्लावरम से। तो ये क्लीवर परंपरा है, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 जो है आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 86 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंशों के अभिलेख में हुआ है? तो देखेंगे हिंदुस्तान शब्द का जो उल्लेख मिलता है हमें ससानियों के अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? जैसा कि आप जानते हैं 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो उसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ये लोग थे। तो इसमें सी आएगा ब्रज किशोर, ये इससे संबंधित नहीं थे। अगला चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 88,
प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुंचकी नामक पद का प्रयोग होता था। तो कुंचकी नामक पद का जो प्रयोग होता था वो होता था अंतापुर के प्रभारी के लिए। ध्यान रखना, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि स्कंदगुप्त के काहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, है ना। तो देखेंगे कमुक थी। कमुक जो है सबसे छोटी इकाई होती थी। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे, है ना। तो मुगल सैन्य व्यवस्था में आप देखेंगे दो तरीके के सैनिक होते थे, एक तो अहदी और दूसरे दखली। तो अहदी जो होते थे वो स्थायी सैनिक होते थे, और जो दखली होते थे वो किस तरीके के सैनिक होते थे, वो पूरक सैनिक होते थे या पूरक सिपाही होते थे। ए ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है गांधी इरविन समझौते का, पहला दे रहा है गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, है ना। तो देखेंगे तो इस तरीके का नहीं है। अगला चलते हैं, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो ये इसका सही है। ठीक है, तो 91 इसका जो है 91 का बी ऑप्शन होगा। अगला चलते हैं, भारत में हेराल्ड, है ना, 92 क्वेश्चन। भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था। तो हेराल्ड का होता था बम्बई से। बी ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। ना तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंदकर निर्भर रहा जाए और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने दिया था या किसने रखे थे। तो ये देखेंगे, इसका जो विचार दिया था वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे। तो परमार्थ जो थे गुप्त काल के बौद्ध विद्वान थे। ध्यान रखना है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 कहता है कि किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। तो विधवा विवाह को कानूनी मान्यता अगर हम देखेंगे तो नारद और पराशर देते हैं। कौन देते हैं, नारद और पराशर। बी ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या कह रहा है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव था, है ना, ये सही है। और भिक्षुओं के लिए पृथक जो है मठ का निर्माण किया गया था। तो ये सही हमें नहीं लगता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब है 97। 1927 में नियुक्त हरकोट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। तो देखेंगे हरकोट जो बटलर समिति है वो देशी रियासतों के संबंध में जो है उसका नियुक्ति होती है। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण करना, ये इसका जो सी ऑप्शन दिया है ये सही है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें बताया है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, ये इसमें दिया गया है। तो ये सही नहीं है। फिर देखेंगे जमुना दास और मोतीलाल नेहरू के जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की थी, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखेंगे बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है। तो देखेंगे कैंटन रिकॉर्ड है ना, उसके आधार पर ये तिथि निर्धारित की गई है। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था। तो इसका वास्तुकार था महागोविंद, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं निजामुद्दीन जुनैदी
वजीर था। किसका वजीर था? इल्तुतमिश का ये वजीर था जुनैदी, ध्यान रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? तो बंधुल जो है ये प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? तो किसको कहते थे? मालूम है कि जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनको ही योगी सिद्ध कहा जाता था, निजामुद्दीन औलिया को, ध्यान रखना है, ये ऑप्शन। फिर है पेशवा ने पद्दान नामक कर किस पर लगाया था? तो देखेंगे किस पर लगाया था, विधवा पुनर्विवाह पर जो है इस तरीके का कर उन्होंने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 104 का उत्तर विधवा पुनर्विवाह है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो देखेंगे ये भास्कर बर्मन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो कहाँ मिलता है हमें उनके प्रारंभिक जीवन का विवरण? तो मिलता है हमें महावंश टीका में, महावंश टीका में मिलता है। अगला चलते हैं, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह, हुसैन शाह जो है सरकी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 107। फिर देखेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 108, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था। ये सिंचाई आयोग था, ये हमें ध्यान रखना है। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। तो सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं? तो ख्वाजा अब्दुल समद नहीं है, और ये अकबर के समय का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो देखेंगे संस्थापक सदस्यों में से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जबकि ये कांग्रेस समाजवादी उसकी विचारधारा का समर्थन करते थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो फवाजिल क्या होती थी? अतिरिक्त आय मतलब जो होती थी, अधिशेष जो राशि होती थी जिसको केंद्रीय कोष में जमा किया जाता था। तो देखें इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली क्या होती थी? अतिरिक्त राशि होती थी, ये ध्यान रखना है, सी ऑप्शन। अगला है 112। 112 में देखेंगे भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा बल्लभाचार्य का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और नंबर 2, रामानंद के 12 प्रमुख जो शिष्य हैं भिन्न भिन्न जाति एवं संप्रदाय के थे। तो दोनों ही ऑप्शन जो है ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? मध्य पाषाणिक पुरास्थल, आप देखेंगे इस पर मैंने वीडियो बनाया है इतिहास में, तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया है। इसका बी ऑप्शन होगा, DR शाह और AK शर्मा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिक्कों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो फदरुद्दीन गंजे शंकर, जिसको बाबा फरीद भी कहते हैं, इनकी जो पंक्तियां जो है आदि ग्रंथ में संकलित हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 ये कह रहा है कि किस अवधि में कल्याण की राजतरंगी लिखी गई? तो देखेंगे 1148 में वो शुरू करता है और 1150 में वो 2 वर्ष में एक पुस्तक को लिख देता है कल्याण, ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है? इतालवी यात्री पेश कहते हैं वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाएक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है। उक्त वक्तव्य विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? तो देखेंगे सी ऑप्शन है, कृष्णदेवराय से ये संबंधित है, ध्यान रखना है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 117।
किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकद खां का विद्रोह हुआ था? अकद खां का विद्रोह, तो देखेंगे ये बलबन के समय हमें अकद खां का विद्रोह दिखाई देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? तो शौनक और पेपलाद जो हैं अथर्ववेद की जो है शाखा है, ध्यान रखना है। अगला है मेगस्थनीज ने, क्वेश्चन नंबर 119, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? तो पांड्य राजवंश का जो है उल्लेख करता है। फिर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 120, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था, है ना? तो अस्मक था। अस्मक जो है दक्षिण में अवस्थित एक महाजनपद था, ध्यान रखना है। तो साथियों हमने 120 क्वेश्चन को जो है कवर किया, उसको जाना समझा कि इसके क्या उत्तर हैं। तो मेरी जो अधिकतम जानकारी है उसके अनुसार यही उत्तर है। एक दो क्वेश्चन के जो मैं उत्तर नहीं बता पाया हूँ, या हो सकता है एक दो क्वेश्चन के जो है उत्तर हो सकता है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं जैसे ही मुझे जो दो क्वेश्चन मेरे से छूटे थे तो उसके उत्तर मिलेंगे तो मैं उसको वीडियो बनाकर अवश्य उसको अवगत कराऊंगा कि उसका क्या उत्तर है, लेकिन अभी तक उसके उत्तर मुझे नहीं मिले हैं। तो साथियों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। यदि मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इतिहास विषय को पढ़ा रहा हूँ और आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।